देखो एसिड बेसिस सॉल्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सॉल्ट वाला। सॉल्ट की प्रिपरेशन, सॉल्ट के केमिकल नेम, खास तौर से हाइड्रस और एनहाइड्रस, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, वो आएगा बाद में। पहले एसिड और बेस थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या सीन है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले एसिड की बात करते हैं, जहाँ पे पहचानी चीज़ है, ठीक है। क्या होती है एसिड्स? H positive ions. एच पॉजिटिव। और कुछ ब्लू को रेड में कर दें। मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस दे दें, है ना। बेस के साथ न्यूट्रलाइज कर दें। नहीं, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। जब आपको छोटी क्लास में आपने 7th 8th में पढ़ा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें हम ये बताते हैं कि रेड को ब्लू में कर दिया, ब्लू को रेड में कर दिया, इसके साथ ये दिया, इसके साथ वो दिया। अभी हमें क्या करना है, डिफाइन करना है व्हाट आर एसिड्स। तो एसिड्स आपके क्या हैं, जैसे आपके पास HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ठीक है। ये तीन ले लेते हैं। एक आपका H2CO3 भी ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं CH3COH, ठीक है ना। पूरी 10th क्लास के अंदर जनरली जो आप एसिड्स देखोगे ना, ये 5 मेन एसिड है जिनके साथ सारे रिएक्शंस करने हैं, ठीक है ना। अब इन सब में कॉमन क्या है, H H H H और H, ठीक है ना। और एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं इसका, AQ लिखा होता है उसके आगे, ठीक है। तो एसिड्स क्या हैं, एसिड्स आर दो सब्सटेंस दैट डिसोसिएट हाइड्रोजन आयंस इन वाटर। यानी एसिड को एसिड की तरह बिहेव करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक H+ आयंस चाहिए और एक क्या चाहिए, वाटर चाहिए। दोनों में से अगर एक कंडीशन भी नहीं होगी तो वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। मान लो आपके पास HCl गैस है, अब वो क्या है, गैस है। तो HCl गैस के आगे अगर आप लिटमस पेपर लेकर आते हो ब्लू कलर का, क्या वो रेड में हो जाएगा? नहीं होगा चेंज, क्योंकि क्या चाहिए, वाटर चाहिए। लेकिन अगर आप मॉइस्ट लिटमस पेपर लेकर आते हो तो क्या कर देगा, ब्लू से रेड में, क्योंकि मॉइस्ट में क्या आ गया आपका, वाटर आ गया, ठीक है। तो H+ आयंस होने चाहिए और वाटर होना चाहिए। H+ आयंस पानी में क्या कर रहा है, डिसोसिएट कर रहा है। डिसोसिएट का मतलब क्या हो गया, हाँ मतलब अंदर जाके क्या हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं इवनली अपना। जैसे आपका HCl है, अगर मैं इस HCl को पानी के अंदर डाल देता हूँ तो कौन कौन से आयंस आपको मिलेंगे, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव नहीं मिलेंगे। कौन से मिलेंगे, H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब H3O पॉजिटिव क्या चीज है, ठीक है, ये जान लेते हैं। तो पानी जो होता है हमारे पास क्या है, H2O है, ठीक है। एसिड क्या है, पानी के अंदर H+ आयंस का डिसोसिएट होना। आपने क्या किया, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, HCl डाल दिया, ठीक है। H के आयंस क्या हो गए, अलग हो गए, और Cl के आयंस क्या हो गए, अलग हो गए। अब जो H के आयंस हैं वो वाटर के साथ आपका बना लेंगे H3O पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस, और साथ में क्या मिलेगा, क्लोरीन। तो दो आयंस कौन से मिलेंगे, ये क्वेश्चन आता है इस तरीके से। आपको बोल देंगे कि ये एसिड था, आपने डिसॉल्व कर दिया, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का जो क्वेश्चन आया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड का आया हुआ है H2SO4, आपने डिसॉल्व किया, बताओ पानी में क्या मिला, ठीक है। MCQ में आया था ये। तो एक तो हमें सल्फेट आयंस मिल गए और दूसरा क्या मिलेंगे, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयंस मिलेंगे। H आयंस नहीं लिखना, ऑप्शन में ये भी होगा H+ आयंस और SO4 आयंस, लेकिन आंसर क्या है, हाइड्रोनियम आयंस, क्योंकि जैसे ही जाएगा क्या फॉर्म कर लेगा वो, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो एसिड कौन हुए, जो पानी के अंदर H+ आयंस को डिसोसिएट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, हाइड्रोनियम आयंस बना रहे हैं। दो कंडीशन क्या होनी चाहिए, H+ आयंस होना चाहिए और वाटर होना चाहिए। दोनों में से एक भी नहीं होगा तो वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब एसिड के अंदर ही फर्दर कुछ और कैटेगरीज हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग, वीक, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे, हाँ आप ही बताओ। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हुए, ठीक है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। वीक, जो पार्शियली होंगे। कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट, ये दो अलग चीजें हैं और ये दोनों अलग चीजें हैं। कंसंट्रेटेड का मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक गिलास लिया और उसके अंदर बहुत सारा नींबू निचोड़ दिया, पूरा ग्लास नींबू पानी, नींबू से, सिर्फ नींबू के रस से आपने उसको भर दिया। अब वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, कंसंट्रेटेड है। आप उसमें उंगली भी डाल सकते हो, जीभ पे भी हल्का सा तो टच कर ही सकते हो उसको, ठीक है। वो कंसंट्रेटेड है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है ना। विनेगर हो गया, अब विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिडिक एसिड होता है। 5% एसिडिक एसिड है, बाकी सारा क्या है आपका, पानी है, तो वो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। स्ट्रॉन्ग और वीक से उसका कुछ लेना देना नहीं है। स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो हैं जो अपने H+ आयंस कंप्लीटली
डिसोसिएट कर देंगे पानी के अंदर। मान लेते हैं 100 ग्राम उसके पास से, 100 के 100 उसने दे दिया, 99 सारे के सारे उसने क्या कर दिया, डिसोसिएट कर दिया, वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। वीक एसिड जो है वो क्या करेगा, पार्शियली डिसोसिएट करेगा। मान लो 100 ग्राम था तो कितना कर दिया, मान लो 50 ग्राम कर दिया, 40 ग्राम कर दिया, पार्शियली डिसोसिएट करा, पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं कर पा रहा वो, तो ये वीक हो गया। कंसंट्रेटेड डाइल्यूट का सीन अलग है। कंसंट्रेटेड का मतलब ये हो गया कि इसमें अमाउंट ऑफ वाटर क्या है, कम है, और डाइल्यूट में अमाउंट ऑफ वाटर क्या है, ज्यादा है। क्लियर है ये चीज। तो एक कंसंट्रेटेड एसिड आपका वीक भी हो सकता है और एक डाइल्यूट एसिड आपका स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास स्ट्रॉन्ग डाइल्यूट एसिड है, इट मीन्स क्या है कि वाटर का अमाउंट ज्यादा है और जो एसिड है वो अपने आयंस को क्या करेगा, कंप्लीटली डिसोसिएट कर देगा। व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग दैट द एसिड इज स्ट्रॉन्ग एंड डाइल्यूट? तो स्ट्रॉन्ग मींस इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली अपने हाइड्रोजन आयंस एंड अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस। एसिड का अमाउंट हाई, सॉरी, अमाउंट ऑफ वाटर इज हाई। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत इसके अंदर? कोई दिक्कत? ठीक है। अब आजा, अच्छा इसमें एग्जांपल जो ध्यान रखना है, H2SO4, HNO3, HCl, ये तीन आपके स्ट्रॉन्ग है। अच्छा वीक में लिख दिया, मैं जनरली लिख रहा था वैसे। ये तीनों आपके क्या हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। और H2CO3, CH3, COH, ये आपके क्या हैं, वीक है। 5 एसिड के नाम बस ध्यान रखना, और लिटरली इन्हीं 5 करना, क्योंकि 95% 10th क्लास में जितने भी रिएक्शंस हैं वो सारे इन्हीं 5 एसिड्स के साथ हैं। ये तीन आपके स्ट्रॉन्ग हो गए, वो दोनों क्या हो गए आपके, वीक हो गए। क्लियर है? ठीक। अब बेस देख लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है। NaOH, तो यहाँ बेस हमने कुछ लिखे हैं, यहाँ पे इन बेस का क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है इसमें? OH, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, OH नेगेटिव। तो अब बेस को कैसे डिफाइन करेंगे? तो बेस आपके क्या हो गए, दो सब्सटेंस दैट डिसोसिएट हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर, यानी जो अपने OH आयंस को डिसोसिएट करेंगे किसमें, वाटर के अंदर। अगेन इसके अंदर भी दोनों चीजें होनी चाहिए, हाइड्रोक्साइड और वाटर। इसलिए जब भी हम बेस लिखते हैं, एसिड लिखते हैं, साथ में क्या लिखते हैं, एक ही लिखते हैं। अच्छा ये एक और चीज ध्यान रखना, जब भी रिएक्शंस याद करूं तो इनकी स्टेट जरूर याद कर लेना। पहले नहीं आ रहे थे, लेकिन आज के टाइम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास H2 + O2 gives H2O, यहाँ दे देंगे X, ये दे देंगे Y, ये दे देंगे Z। यहाँ भी लगा हो सकता है, यहाँ भी लगा हो सकता है। अगर यहाँ शुरू में लगा है तो मतलब बैलेंस करना है, ठीक है। और अगर यहाँ पे लगा है तो इसका मतलब क्या है, स्टेट बतानी है। तो ये कौन सी स्टेट है, ये कौन सी है, और ये भी वेपर फॉर्म में मिलेगा आपको, लिक्विड नहीं मिलेगा, ये भी वेपर फॉर्म में मिलेगा आपको। मेन बात जो इसमें ध्यान रखनी है वो ये है कि ये XYZ अगर पहले दे रखे हैं तो इट मीन्स क्या करना है आपको, बैलेंसिंग करनी है, और XYZ बाद में दे रखे हैं तो स्टेट। ठीक है, तो बेस आपके क्या हो गए, हाइड्रोक्साइड आयन वाटर। अब बेस के अंदर ये चारों चीजें हैं, कौन कौन से, स्ट्रॉन्ग, वीक और क्या था, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। सेम वही रीजन है। स्ट्रॉन्ग को क्या बोलेंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस कैसे डिफाइन करेंगे, दैट विल डिसोसिएट हाइड्रोक्साइड आयंस कंप्लीटली इन वाटर, जो अपने OH आयंस को कंप्लीटली पानी में कर देंगे और पार्शियली करेंगे। वाटर का अमाउंट क्या है, कम है, और इसमें वाटर का अमाउंट क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अभी हमें बस ये आइडेंटिफाई करना है कि हम क्या, मतलब ये देखना है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो आपको सब्सटेंस गिवन है वो आपका एसिड है या बेस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वीक का सीन क्लियर है, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट का क्लियर है। ठीक है, अब आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब दे दी, दोनों आपके पास कलरलेस हैं, एसिड भी और बेस भी। कैसे आइडेंटिफाई करें कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, कैसे करेंगे? एक अम्ब्रेला टर्म है, क्या बोलते हैं उन सब चीजों को, चेकर, अच्छा चाइना उसका इंडिकेटर्स। ठीक है, तो मेन अब यहाँ पे जो टॉपिक है वो आपका इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर्स में आपके पास 2 या 3 टाइप के हैं। जैसे पहला आपके पास है नेचुरल इंडिकेटर, फिर आपका आर्टिफिशियल या सिंथेटिक, और फिर आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। एक और पढ़ेंगे लास्ट में, वो है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है ना, तो ये 4 इंडिकेटर्स हो गए। सबसे पहले नेचुरल और आर्टिफिशियल के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। नेचुरल कौन सा हो गया बेटा? हाँ, जो नेचर से मिल रहे हैं, सारे नेचुरल सब्सटेंस हमें मिल रहे हैं, जैसे हिबिस्कस, चाइना रोज, लिटमस। ठीक है, अच्छा लिटमस पेपर अलग है, लिटमस सॉल्यूशन अलग है। अगर लिटमस सॉल्यूशन बोला है तो वो नेचुरल है, और लिटमस पेपर बोला है तो वो आर्टिफिशियल है। ये लिटमस का ध्यान रखना क्या दिया गया है, ठीक है ना।
आर्टिफिशियल जो हम बना रहे हैं, जैसे पेपर हो गया आपका, फिनोफ्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये दो मेन आपको ध्यान रखने हैं, फिनोफ्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, जो ऑल फैक्ट्री वर्ड जब भी आए, ऑल फैक्ट्री वर्ड जब भी आए, इट मींस रिलेटेड टू स्मेल, ठीक है, यानी जो स्मेल से आप डिटेक्ट करके बताओगे सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। और जितने भी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं उसमें अगर एसिड होगा तो स्मेल रहेगी और बेस होगा तो स्मेल गायब हो जाएगी। जैसे आपके पास हो गया वनीला एक्सट्रैक्ट हो गया, अनियन एक्सट्रैक्ट हो गया, गार्लिक एक्सट्रैक्ट हो गया, क्लोव एक्सट्रैक्ट हो गया, इन सब की अपनी एक स्मेल होती है, अपनी एक स्मेल है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। अनियन की अपनी है, गार्लिक की अपनी है। खाली आपने देखो कि अगर टेस्ट में स्मेल आ रही है, गार्लिक की स्मेल आ रही है, इट मींस हो गया है एसिडिक है। स्मेल अगर गायब हो गई इट मींस बेस है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में आपको बताना है। क्लियर है दिन? अब जो आपको काम करना है, होमवर्क साथ के साथ देखते जाएंगे, वो जितने भी इंडिकेटर्स हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, ऑल फैक्ट्री, एसिड में क्या दे रहे हैं और बेस में क्या दे रहे हैं, ये हाथ के हाथ आपको टेबल बनाना है, ठीक है ना। इंडिकेटर्स क्लियर है क्या है? ये इंडिकेटर्स लेकिन कर क्या रहे हैं? ये इंडिकेटर्स कर रहे हैं कि सब्सटेंस बस ये बता रहे हैं कि एसिडिक है या बेसिक है, इसके अलावा हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कितना एसिडिक कितना बेसिक। वहां पे हमारे पास कौन आता है फिर? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या चीज है? बहुत सारी डाइस का ये मिक्सचर है, ठीक है। अब इसकी खास बात ये है कि जब आप इसको डालते हो तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर देता है, कलर स्पेक्ट्रम हमें मिलता है काफी सारा, और इसके साथ एक आपको लिटिल स्ट्रिप मिलती है, ठीक है। सेवन से इस तरफ अगर हम चलते हैं तो आपका एसिडिक है, और 7 से इस तरफ हम जाएंगे तो क्या होगा? बेसिक होगा। 7 मीन्स क्या आपका? न्यूट्रल है, ठीक है ना। जनरली यहाँ पे आपको ब्लू के शेड्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको रेड और पिंक आपके शेड्स मिलेंगे, और ये आपका ग्रीन रहेगा न्यूट्रल, ठीक है ना। अब पीएच स्केल, पीएच जो है पावर ऑफ हाइड्रोजन इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है ना। ये भी जिक्र करेंगे कि हाइड्रोजन के हिसाब से क्यों ले रहे हैं हम। बेसिकली क्या होती है कि आपको स्ट्रिप मिलती है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, इस तरीके से भी मिलती है और पैलेट की तरह की भी मिलती है, अलग अलग आ सकती है। मेन बात है कलर्स हैं और कलर के आगे नंबर लिखा होता है, ठीक है। अब मान लो आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, आपने उसको डिप किया और आपका कलर आ जाता है ब्लू, तो क्या होगा? बेस होगा। और बेस में स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस? यहाँ पे आपको ब्लू मिलेंगे, यहाँ पे आपको वॉयलेट मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे चलते जाओगे आपको रेड मिलता जाएगा, पिंक होता जाएगा, ऑरेंज होता जाएगा, ठीक है ना। तो आपको स्ट्रिप के अकॉर्डिंग आपको देख के बताना होगा कि सब्सटेंस क्या है, एसिडिक या बेसिक। हमें पता है रेड की शेड में अगर आया, मान लो ऑरेंज आ गया, तो ये तो पता चल गया एसिडिक है। अब ऑरेंज में आपको, आपने स्ट्रिप देखी, आपने कलर देखा, मान लो उस पर 4 आ गया, 5 आ गया, 4 और 5 के बीच में, तो आपको पता चल गया क्या है? वीक एसिड है, क्योंकि 1, 2, 3 क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे, 4, 5, 6 आपके वीक होंगे, 7 में आपका न्यूट्रल आ गया, देन 8, 9, 10 आपके वीक बेस है, फिर 11, 12, 13, 14 आपके स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। यानी 14 सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया, 1 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, 14 सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, 7 आपका न्यूट्रल हो गया। आपके पास डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर समझते हो ना, जिसमें कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं है। आपने उसके ऊपर लिटमस ये यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला, यूनिवर्सल इंडिकेटर ड्रॉप जैसे बॉटल में आता है, फिनोफ्थिलीन की जैसे बॉटल होती है, आपने एक ड्रॉप डाल दी और आपने देखा कलर उसका ग्रीन हो गया, इट मीन्स हो गया है न्यूट्रल है। आपने पानी में डाला, हल्का सा स्लाइटली कलर ब्लू आ गया, इट मीन्स क्या है? बेसिक है। तो इस तरीके से यूनिवर्सल इंडिकेटर के एडवांटेज क्या है ओवर नॉर्मल इंडिकेटर। यहाँ से अब आपका ये पहला क्वेश्चन है जो ऑफिशियली इंपॉर्टेंट जो आया क्वेश्चन, कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर ओवर नॉर्मल इंडिकेटर्स। तो नॉर्मल इंडिकेटर क्या कर रहे हैं? हमें सिर्फ ये बता रहे हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है, लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर ये तो बताता ही है कि सब्सटेंस एसिडिक है बेसिक, साथ में क्या बताएगा? उसकी पीएच वैल्यू। हाँ, पीएच वैल्यू बताएगा, इट मींस कि साथ में ये बताएगा कि कितना एसिडिक या कितना बेसिक है। क्लियर है ये चीज? यहाँ तो कोई दिक्कत? अब पीएच में से और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं हमारे पास? एसिड भी है, बेस भी है। तो हमने अभी पढ़ा कि एसिड के अंदर क्या होते हैं? H+ आयंस होते हैं, पानी पे। बेस में क्या होते हैं? OH आयंस होते हैं। क्या बेस के अंदर भी H+ आयंस होते हैं? होते हैं। और क्या एसिड के अंदर OH आयंस होते हैं? होते हैं। देखो ये जो है आपका पीएच पेपर है, पीएच पेपर मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी ये जो बता रहा है वो हाइड्रोजन की जो आयंस की कंसंट्रेशन है उसके हिसाब से बता रहा है। तो अगर ये बेस है तो इट मींस उसके अंदर भी H+ आयंस प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं? एसिड हो या बेस हो, हम किस में लेते हैं? एक्वा सॉल्यूशन में, यानी पानी के अंदर लेते हैं। पानी का मतलब हो गया H+ और OH नेगेटिव, ये हो गया पानी H2। अब अगर मैं इसमें एसिड डालता हूँ तो एसिड के अंदर क्या आएंगे? H+ आयंस, यानी H+ आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और OH की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी, लेकिन होंगे OH आयंस भी उसमें होंगे, लेकिन कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। और अगर मैं बेस डालता हूँ, बेस मतलब OH आयंस, यानी OH आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, लेकिन H+ भी होंगे, लेकिन क्या होंगे?
कम होंगे। तो अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास कोई बेस आया जिसकी पीएच आई है 13, तो हाइड्रोजन आयंस के हिसाब से हम कैसे इसको बताएं, कैसे डिफाइन करें? इट मींस कि इसमें हाइड्रोजन आयंस हैं लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में है, और हाइड्रोनियम जो हाइड्रोक्साइड आयंस है उसका अमाउंट क्या है, ज्यादा है। और अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे मेरा आ जाता है, मान लो 3 पे आ जाता है यहाँ पे, तो क्या इसके अंदर OH आयंस प्रेजेंट है लेकिन बहुत कम अमाउंट में, और हाइड्रोजन आयंस क्या है, ज्यादा अमाउंट में। तो चाहे वो एसिड है चाहे बेस है, दोनों में H+ और OH प्रेजेंट होते हैं। बस फर्क इतना है कि बेस के अंदर H+ आयंस कम होंगे और एसिड के अंदर H+ आयंस ज्यादा होंगे। क्लियर है ये चीज? तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं कि OH आयंस उसमें है या नहीं है। सर न्यूट्रल में सेम होते हैं? न्यूट्रल में सेम रहेगी, 7 आएगी उसमें, ठीक है ना। एसिड में एक और फर्दर कैटेगरी थी आपकी, ऑर्गेनिक और मिनरल। क्या फर्क है मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड में? हाँ जी, ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं? जो नेचर से मिनरल भी मिल रहे हैं। हाँ, जितने भी एसिड्स हैं जिसको आप खा सकते हो, पी सकते हो, लगा सकते हो, वो सारे किस कैटेगरी में आएंगे? ऑर्गेनिक एसिड में आएंगे। और जितने भी एसिड ये नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो आपके क्या है, मिनरल एसिड। जनरली डिफाइन करें तो मिनरल एसिड जो है वो आपको अर्थ में से मिलते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है। जैसे कि आपके पास हो गया HCl, H2SO4, HNO3 और H2CO3, ये सारे क्या हैं आपके? हाँ आ रहा है, रुको जाओ। ये सारे आपके मिनरल एसिड है, और मिनरल एसिड सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, और ये नेचर में कहाँ मिलता है हमें? H2CO3। बहुत छोटी क्लास में पढ़ा था, वो ताजमहल वाला केस था एक, मार्बल वाला था लेकिन ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी। एसिड रेन जब होती है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है, पानी नीचे गिरेगा, ये आपका क्या बना लेगा? H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना। तो ये आपका कहाँ है? एसिड रेन। अब एसिड रेन जो होती है माइल्ड होती है, लेकिन अगर एक ही जगह पे बार बार वो फॉल होती रहेगी तो वो भी क्या कर देगी? कोरोजन कॉज करेगी, ठीक है। तो मिनरल एसिड सारे स्ट्रॉन्ग है एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड सारे वीक एसिड होते हैं, और ये भी आपको नेचर में मिलता है, लेकिन जैसे इसने बताया वो चीज को हम क्या कर सकते हैं? कंज्यूम कर सकते हैं, एडिबल होती है वो चीजें। जैसे आपको टोमेटो में हो गया, कौन सा एसिड है? ऑक्सैलिक एसिड है। लेमन में हो गया सिट्रिक हो गया, विनेगर में हो गया एसिड, विनेगर का सिंथेटिक हो गया, और टर्मरिन में हो गया इमली, कौन सा है? टी से ही होता है, टार्ट्रिक एसिड हो गया। एप्पल में कौन सा होता है? मैलिक एसिड, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये ऑर्गेनिक एसिड किसमें कौन सा प्रेजेंट है, ये टेबल में ध्यान रखना। और मिनरल एसिड किसमें प्रेजेंट है, ये नहीं, बस ये कार्बोनिक एसिड का केस ध्यान रखना। और कार्बोनिक एसिड एक और जगह यूज करते हैं हम आमतौर पे डेली, इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कार्बोनिक एसिड डेली लाइफ में, कोल्ड ड्रिंक, जितने भी आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, खासतौर से कोल्ड ड्रिंक हो गई जैसे पेप्सी, कोला वगैरह हो गए, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है आपका। क्लियर है ये चीज? तो मिनरल ऑर्गेनिक हो गए, एसिड और बेस की जनरल डेफिनेशन हो गई आपकी, क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग, वीक हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया, डाइल्यूट हो गया, ठीक है, इंडिकेटर्स हो गए, यूनिवर्सल इंडिकेटर हो गए। अच्छा, एक और जो आपने बोला था, एक प्लांट है, क्या नाम था उसका? नहीं, जिसमें एसिड प्रेजेंट होता है, नेटल लीफ। नेटल लीफ वाला भी बड़ा होगा ना केस। नेटल लीफ में कौन सा एसिड होता है? लीफ क्या करती है, अगर मान लो उसको आप टच कर लो, हिंदी में उसको गुच्छू पौधा बोलते हैं, ठीक है, स्पाइक से निकले रहते हैं, पहाड़ों में मिलते हैं, और कुछ लोग गए उन्होंने टच कर लिया। अब टच कर लिया, उसमें बहुत छोटे छोटे स्पाइक से निकले होते हैं, वो आपके अंदर क्या इंजेक्ट कर देंगे? मिथेनोइक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड। बहुत ज्यादा इरिटेशन होगी। नेचर में ही उसकी रेमेडी है। जहाँ पे नेटल प्लांट होता है उसी के पास एक डॉग प्लांट भी होता है, और डॉग प्लांट जो होता है वो बेसिक होता है नेचर में। तो जहाँ पे आपका नेटल लीफ है उसी के पास ग्रो होगा हमेशा क्या? डॉग प्लांट। तो आप जैसे हाँ उसको लो, रब करो, हाथ क्या न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और एक वो वाला भी मैंने बताया था, जैसे जब गो काट जाती है, हनी भी वगैरह जाते हैं, चाबी घिसने लग जाते हैं क्यों घिसते हैं? कैसे? जनरली क्या होता है कि जैसे मेटल, आयरन की, स्टील की भी नहीं, आयरन की को कहा जाता है कि रब कर लो तो वो ठीक हो जाएगा। रीजन भी क्योंकि जब आयरन, कोई भी मेटल जब एक्सपोज रहता है एटमॉस्फेयर में, तो उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, क्या बन जाता है? मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, तो वो बेसिक होते हैं नेचर में, तो उसको लगे रहो। तो इतना लेकिन कारगर नहीं है वो, ठीक है ना। अच्छा, इसी में था वो वाला क्वेश्चन जो था ना, एसिड और वो वाटर वाला, डाइल्यूशन वाला, किसमें क्या करेंगे, ठीक है ना। हाँ, 2 टेस्ट हैं वाटर एसिड। तो क्या करें?
ऑप्शन में। क्योंकि जब भी आप डाइल्यूशन कर रहे हो, सुनो, मेन बात ये है कि जब भी हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो डाइल्यूशन जो होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी क्या होगी, हीट आपकी रिलीज होगी। तो अगर आप क्या करते हो, एसिड के अंदर आपने क्या डाला, पानी डाला, और पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे, डालने को आप एक साथ डाल सकते हो, फिर किसी लैब में भी नहीं दिखेंगे बच्चे, ठीक है ना। तो होता क्या है, धीरे धीरे आप इसके अंदर डाल रहे हो, अब वाटर का इसमें एसिड का अमाउंट ज्यादा है और पानी का अमाउंट कम है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, इतना एक्सोथर्मिक होगा कि ये हो सकता है स्टीम में चेंज हो जाए, तो हो सकता है टेस्ट ट्यूब की बर्स्ट हो सकती है, एसिड आपका स्प्लैश हो सकता है आपका, ठीक है ना। लेकिन अगर आप पानी में डालते हो, पानी का अमाउंट ज्यादा है और एसिड क्या आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो ज्यादा, जो एसिड है वो क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जो वाटर है वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। टेस्ट ट्यूब आपकी हो सकती है नीचे से माइल्डली गर्म हो जाए, लेकिन इतना हैजार्डियस नहीं होगा जितना ये होगा। तो हमेशा क्या करना है, ठीक है, तरीका ये होता है, इसमें भी ऐसा नहीं, एसिड एकदम धीरे धीरे डालना होता है, कंटिन्यूसली स्टीयरिंग के साथ, ताकि वो मिक्स होता रहे साथ के साथ, ठीक है। हाँ, हाइड्रोनियम आयन से क्वेश्चन ये है आपका, आपके पास एसिड था, ठीक है, और आपने उसको क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई या ज्यादा हो गई, एक ये हो गया डाइल्यूट केस में, और एक आपके केस में कंसंट्रेटेड केस में। तो डाइल्यूट, सोच के बताओ, एसिड है, एसिड को आपने डाइल्यूट किया है, ठीक है, और एक कंसंट्रेट, दो टेस्ट ट्यूब है, एक में आपके पास डाइल्यूट एसिड है और एक में आपके पास कंसंट्रेटेड है, तो कौन से कंसंट्रेटेड में कम होगी और डाइल्यूट में, चलो पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर आंसर बताना सही था या गलत था। हाइड्रोनियम आयंस हमारे बने किससे थे, जब पानी के अंदर क्या आया, H+ आयंस। तो अगर मैं ये कहूं कि जितना ज्यादा मैं एसिड डालूंगा उतने H+ आयंस आएंगे और उतने ही हाइड्रोनियम बनेंगे, है कि नहीं। तो कंसंट्रेटेड में ज्यादा हुई या डाइल्यूट में ज्यादा हुई, कंसंट्रेटेड में एसिड का अमाउंट ज्यादा है, यानी H+ आयंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो हाइड्रोनियम आयंस भी क्या बनेंगे, पानी के अंदर H+ और OH तो पहले से प्रेजेंट था। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या है, एसिड ज्यादा पानी कम, सही बोल रहा हूँ मैं, एसिड ज्यादा और पानी कम, ठीक है। तो एसिड ज्यादा यानी ज्यादा H+ आयंस, तो यानी हाइड्रोनियम आयंस भी क्या बने, ज्यादा बने। और डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया, पानी ज्यादा और एसिड कम, यानी एसिड कम है तो H+ आयंस भी कम है, हाइड्रोनियम आयंस भी कम फॉर्म होंगे, ठीक है। एक तो सीधा ये हो गया। दूसरा ये कि आपके पास गिवन एसिड था, आपने उसको डाइल्यूट कर दिया, तो हाइड्रोनियम आयंस की कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा, कम हो गई, ज्यादा हो गई, कम हो जाएंगे। एसिड था ही पहले से ही, मतलब एसिड का मतलब क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, यानी पानी और एसिड था उसके अंदर, आपने उसको और डाइल्यूट कर दिया, पानी उसमें और डाल दिया, तो हाइड्रोनियम आयंस की कंसंट्रेशन कम हो गई या ज्यादा हो गई। तो मेन बात ये, अगर आप उसको डाइल्यूट कर रहे हो तो आपने पानी डाल दिया, तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के हिसाब से अगर कंसंट्रेशन की बात करोगे तो हाइड्रोनियम आयंस की क्या हो गई है, कम हो गई। तो मोटी सी बात दिमाग में रखो, अगर डाइल्यूट हो रहा है तो हाइड्रोनियम आयंस कम ही है, और अगर कंसंट्रेटेड है तो हाइड्रोनियम आयंस ज्यादा ही है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ज्यादा नहीं है इसमें, बेसिक्स ही है। फिजिकल में आपका हो गया सारे एसिड्स का टेस्ट क्या होता है, ठीक है। लिटमस में क्या देंगे, लिटमस पेपर में वो आपका ब्लू का क्या दे देंगे, रेड दे देंगे। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्यों करते हैं बेटा, हो क्या रहा है, आयंस डिसोसिएट हो रहे हैं, डिसोसिएट होने वाले फ्री आयंस है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए, फ्री आयंस चाहिए, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट करेंगे। अब इसमें से क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, तो ये अल्कोहल है, ये ग्लूकोज है, दोनों में H+ आयंस प्रेजेंट है, प्लस नहीं बोलूंगा, हाइड्रोजन दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। एक आपका अल्कोहल, एक आपका ग्लूकोज, दोनों में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, क्या ये करेंगे। ये जितने भी हैं ये दोनों, ये क्या है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कौन से होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, जिसमें क्या होता है, साथ में होता है। तो अगर हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो डिसोसिएट नहीं हो सकता, सेपरेट हो ही नहीं सकता, फिक्स है ये, ठीक है ना। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आपके, कोई भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो आपका ग्लूकोज है, चाहे आप कीटोन पढ़ोगे, एल्डिहाइड पढ़ोगे, ठीक है। जो भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है वो हाइड्रोजन को अलग होने नहीं देगा, क्योंकि क्या करता है, वो शेयरिंग करता है। मेटल नॉन मेटल में थोड़ा सा पढ़ा होगा ना, शेयरिंग करता है, तो वो अलग नहीं होने देता, डिसोसिएट नहीं होता। तो जब आयंस डिसोसिएट नहीं होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ना ग्लूकोज करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, ना ही अल्कोहल करता है। रीजन बीइंग बिकॉज हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद द carbon atom which will not allow hydrogen to dissociate in the solution. No free ions, no electricity. Clear है जी।
ये तीन हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी इसकी, ठीक है ना। फिर इसका केमिकल यहीं से स्टार्ट हो जाती है। कोई भी एसिड जब आपका मेटल से रिएक्ट करेगा आपको एक मेटेलिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। जैसे जिंक प्लस HCl, क्या मिला? ZnCl प्लस, क्या ये सही है? ZnCl2। बेटा वैलेंसी ध्यान रखो, वैलेंसी ध्यान रखो, ठीक है ना। यानी एक मेटेलिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो ऐसे कोई भी मेटल को किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे, मेन बात क्या है, क्या मिलेगी आपको? हाइड्रोजन गैस आपको मिलनी है। पहचान क्या है हाइड्रोजन गैस का? टेस्ट क्या है? हाँ नहीं, पहचान है हिसिंग साउंड। आपको कैसे पता चला कि हाइड्रोजन की आपको कैसे पता लगा टेस्ट ट्यूब में से हाइड्रोजन रिलीज हुई है? उसकी पहचान है हिसिंग साउंड आएगी, ठीक है ना। पॉप साउंड टेस्ट है। अभी हमने कैंडल नहीं लेकर आए। मान लो आपके पास एक एसिड था, आपने उसमें जिंक के पैलेट डाल दिए, अब आपको कैसे पता रिएक्शन पूरा हो गया? तो आपको टेस्ट ट्यूब में से हिसिंग साउंड ऐसे आनी शुरू हो जाएगी। इट मींस कि हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। अब इसको कंफर्म कैसे करें कि हाँ यही है? तो वो टेस्ट है क्या, बर्निंग कैंडल को लेकर आएंगे। वो किससे बर्न होगी? पॉप साउंड के साथ बर्न होगी। गैसेस की पहचान जो है मैं फिर से बताया था, हाइड्रोजन की क्या है आपकी? हिसिंग साउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है? ब्रिस्क एफिशिएंसी है। और O2 में तो टेस्ट कैंडल के साथ ही करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की जो है वो पंजेंट स्मेल है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की क्या है? ब्राउन फ्यूम्स। इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं। ये भी एक्स्ट्रा दो हैं। तो पहचान, क्योंकि पहचान का मतलब XYZ वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसने इससे रिएक्ट किया तो ये गैस मिली ब्रिस्क एफिशिएंसी के साथ, ये गैस रिलीज हुई हिसिंग साउंड के साथ, ठीक है ना। तो वहां ध्यान रखना, जहाँ हिसिंग साउंड दे रखा है इट मींस कौन सी रिलीज हुई है, और जहाँ ब्रिस्क एफिशिएंसी, समझते हो ना ब्रिस्क एफिशिएंसी क्या होता है? हाँ, पहली बार खोली नहीं, पहली बार जो खोलो झाग आ रही है बाहर एकदम से, वो आपकी ब्रिस्क एफिशिएंसी है। फिर जब फीस निकल गई है झाग, फिर बार बार खोलो, वो हिसिंग साउंड है आपको, ठीक है ना। इसका ये टेस्ट नहीं है, पहचान है। पहचान क्या है? हिसिंग साउंड, ब्रिस्क एफिशिएंसी, पंजेंट स्मेल और ब्राउन फ्यूम्स। टेस्ट अगर बोलेंगे तो हाइड्रोजन का टेस्ट क्या है? बर्निंग कैंडल, पॉप साउंड। इसका आपका हो गया लाइम वाटर का। लाइम वाटर क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में? मिल्की हो जाएगा। और एक्सेस में पास कराएंगे तो कलर्स हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, भाई ये लाइम ध्यान रखना, लाइम है क्विक लाइम है, ये दोनों एक है, कैल्शियम ऑक्साइड। स्लेक लाइम और लाइम वाटर क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपका क्या है? इनसॉल्युबल है या पार्शियली सॉल्युबल है, जिसकी वजह से वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और व्हाइट कलर का आपको पीपीटी नजर आएगी। यानी लाइम वाटर क्या हो गया? मिल्की, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। बात खत्म। अब जब एक्सेस में हम CO2 पास करा रहे हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट चेंज हो जाएगा सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट के अंदर। तो वो सॉल्युबल बाइकार्बोनेट बन गया, तो डिसॉल्व हो गया, पीपीटी खत्म हो गई, तो ट्रांसपेरेंट हो गया वापस। समझ आई बात? तो ठीक है, एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा क्या मिलेगी? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। एक्सेप्शन, अगर HNO3 है तो इसके साथ वो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। क्यों नहीं देगा बेटा? क्वेश्चन ये है कि जितने भी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं ऑलवेज गिव हाइड्रोजन गैस, लेकिन व्हेन द मेटल इज रिएक्टेड विद HNO3 हाइड्रोजन गैस इज नॉट लिबरेटेड, नहीं निकलती है। क्यों? क्योंकि HNO3 क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जैसे ही आपका इसने बनाया ZnNO3 का होल ट्वाइस, जिंक नाइट्रेट बना लिया, और आपकी जैसी हाइड्रोजन रिलीज हो रही होगी वो क्या कर देगा? अपनी ऑक्सीजन को फटाफट से इसको दे देगा और ये क्या बना लेगा? वाटर बना ले। हाँ, वो पहले यहाँ तक समझ लो। तो क्या हुआ यहाँ पे? HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एज सून एज हाइड्रोजन इज लिबरेटेड इट विल गिव इट्स ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड इनटू नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। बात समझ आई? क्लियर है यहाँ तक? तो HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। लेकिन इस एक्सेप्शन में भी क्या एक्सेप्शन था? अगर मैग्नीशियम और मैंगनीज है और एसिड जो है वो आपका बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, HNO3 एसिड है, बहुत डाइल्यूट है, और यही दो मेटल है, कौन से? मैग्नीशियम और मैंगनीज, तब आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। बाकी उनके साथ हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हो गई एक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है मेटल कार्बोनेट है आपके पास, या कोई मेटल बाइकार्बोनेट है, ठीक है। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की सारी रिएक्शन सेम होती है, फर्क आता है बस बैलेंसिंग के अंदर, प्रोडक्ट वगैरह सब सेम मिलते हैं। कोई रिएक्ट कराया, सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, सॉरी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर
फिक्स है, रिलीज हो गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या था, अभी डिस्कस किया है। प्रेजेंस डिटेक्ट होगी ब्रिस्क एफिशिएंसी से। टेस्ट क्या है उसका, लाइम वाटर में। और दूसरा कोई टेस्ट देना चाहो तो कैंडल बर्निंग कैंडल लेकर आएंगे, क्या हो जाएगी, वो बुझ जाएगी। बुझ जाए। ब्राइट फिल्म किसमें देता है, Oxygen. चलो एक रिएक्शन लिखो फिर इसी बात पे। अच्छा एक क्वेश्चन हमें नजर आया है इसमें, हमने वो पढ़ा ना एसिड और मेटल वाला, है ना। जितने भी एसिडिक चीजें हैं उसको हम कॉपर के कंटेनर में नहीं रखते, Oh, yeah. क्यों? ऊपर स्लोली रिएक्टिव रहता है इसलिए। बताइए। हमने वो पढ़ा है, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है हमने, जो नीचे वाला आता है ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ऊपर वाला नीचे वाले को करेगा। अब एसिड के अंदर आपका H+ है, जैसे ये Cl हो गया, और कॉपर इसके नीचे आ रहा है, तो ये कैसे डिस्प्लेस करेगा यार? लॉन्ग टाइम के लिए वैसे कर देगा, पर शॉर्ट टाइम के लिए करेंगे तो नहीं करेगा। मेन यही है, कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो अनरिएक्टिव है रिएक्टिव सीरीज के हिसाब से, इंस्टेंटेनियसली वो रिएक्ट नहीं करता। मान लो आप खाना लेने खाना बैठे, उसमें दही आपने डाली कॉपर के कटोरे में, आपने खा ली 15-20 मिनट में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। जितने टाइम तक आप उसको, लंबे टाइम तक अगर आप रखते हो, तो वो धीरे धीरे फिर क्या करेगा, हाइड्रोजन आयंस को डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर देगा, मेटेलिक सॉल्ट बना लेगा, हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन बहुत धीरे धीरे, क्योंकि क्या है उसके जस्ट बिलो द आता है, इसलिए जो टाइम लेके ये रिएक्शन होता है। क्लियर है ये चीज? इसलिए मेटेलिक जो कॉपर के वेसल्स में एसिडिक चीजों को हम नहीं रखते, स्टोर करके नहीं रख सकते, इंस्टेंटेनियसली आप कंज्यूम कर सकते हो उसको। एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, आपके पास एसिड है, आपके पास बेस है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, काउंटर करते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा और साथ में वाटर। और फिक्स है सॉल्ट और वाटर कभी मिलेगा, जब सॉल्ट एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे। क्लियर है ये चीज? इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोलते हैं, इट कैंसल आउट द इफेक्ट। एसिड के हिसाब से बात करें तो एसिड का इफेक्ट कैंसल आउट कर रहा है, बेस के हिसाब से बात करें तो बेस का इफेक्ट कैंसल आउट कर रहा है, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन बोलता है। क्वेश्चन ये नहीं आता, क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर वाटर कहाँ से आ गया। तो इसके अंदर अगर आप देखो तो H+ और Cl नेगेटिव, इसके अंदर Na और O नेगेटिव, तो आपका जो सॉल्ट बनता है वो क्या बनता है, NaCl, और इसमें से H और इसमें से H क्या हो गया, अलग हो गया, और क्या मिल गया, H2O। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर कैसे रिलीज हो रहा है, तो ये रिएक्शन से आपको बताना है, थ्योरी में लिख के नहीं देना, रिएक्शन से बताना है पूरा, ये लिखोगे। क्लियर है चीज कि H+ आयंस एसिड के और H आयंस बेस के कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं आपके। अब सवाल ये है, हमने अभी पढ़ा था कि एसिड और बेस, ये आप बताना, ठीक है, हमने अभी पढ़ा था एसिड और बेस जब रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट और वाटर मिल रहा है, यहाँ पे एसिड तो है, बेस में तो OH होता है। अब ये क्या चीज़ है जिसकी वजह से सॉल्ट और वाटर मिल रहा है, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर के अंदर, तो ये क्या है आपका मेटल। अब बेसिक क्यों होते हैं, क्योंकि जब आप कोई मेटल ऑक्साइड लोगे, वाटर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है आपका, एक्वस सॉल्यूशन वाला पानी लोगे, तो जब ये पानी से रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, ZnOH का वोल्टेज, ठीक है ना। मेटल ऑक्साइड जो है वो क्या होते हैं आपके, बेसिक होते हैं, तो अगर वो भी बेसिक है नेचर के अंदर और साथ में आपको एसिड दे रखा है, तो सॉल्ट और वाटर मिल रहा है आपको। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छा चलो बेस की अगर हम बात करें तो बेस का टेस्ट कैसा है, ठीक है, सोपी इन टच होते हैं, स्लिपरी स्लिपरी होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, क्यों करेंगे, ठीक है। चलो एक रिएक्शन लिखो, ये तो लिखनी पड़ेगी, लिखो। आपके पास बेस था सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके अंदर आपने जिंक, सोडियम हाइड्रोक्साइड था, जिंक के पैलेट्स उसमें डाल दिए। तो पहला क्वेश्चन है ऑब्जर्वेशन बतानी है, और दूसरा क्वेश्चन है इसकी रिएक्शन बतानी है। जब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए ना कि ऑब्जर्वेशन क्या है, तो ऑब्जर्वेशन वो चीज आपको बतानी है कि जो आप फिजिकली देखकर बता सकते हो, चाहे सूंघ के बताओ, चाहे टच करके बताओ, चाहे देखकर बताओ। तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि हाइड्रोजन की हिसिंग साउंड सुनाई दे, हमें ये नहीं बोलना हाइड्रोजन रिलीज होगी, क्या होगा, हाइड्रोजन की हिसिंग साउंड सुनाई देगी, ऐसे लिख सकते हो। ऑब्जर्वेशन क्या है, हिसिंग साउंड व्हिच वी कंक्लूड दैट इट इज हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन, जो देख के आप बता रहे हो। फिर रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इसका क्या बना लेगा, सोडियम जिंकेट, क्या बनाएगा, सोडियम जिंक। अब आप कहोगे ऐसा क्यों बना रहा है, नो रिएक्शन आना चाहिए था क्योंकि रिएक्टिव चीजें नीचे आ रहा है। अगर मान लो ये होता आपके पास Mg+ NaOH, ठीक है, तो क्या मिलता हमें, नो रिएक्शन। इस केस में नो रिएक्शन, इस केस में जिंकेट, ये कंबाइन हो रहा है इसकी, Al+ NaOH, अब इसमें एलिमिनेट,
और क्या है सीन, ये हम क्या सीन है, एम्फोटेरिक जो आपने सुना था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या थे, जो एसिडिक और बेसिक दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। सिमिलरली ये एम्फोटेरिक मेटल्स है, जिंक, एल्यूमिनियम, ये क्या है आपके एम्फोटेरिक होते हैं। यानी ये अब क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं तो डिस्प्लेस तो नहीं कर रहे, लेकिन ये इसके साथ अपना कंपाउंड बना लेंगे, क्या बना लेंगे, जिंकेट बना लेंगे। सिमिलरली एल्यूमिनियम क्या बना लेगा, एल्यूमिनेट बना लेगा। ये डिस्प्लेस नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन इसके साथ ये कंपाउंड बना लेगा। क्यों कर पा रहा है इसके साथ रिएक्ट, क्योंकि जिंक और एल्यूमिनियम क्या है आपके एम्फोटेरिक है नेचर में, तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जिंक के साथ आए, एल्यूमिनियम के साथ अगर बेस को रिएक्ट करा रहे हो तो क्या बनेगा आपका, एल्यूमिनेट बनेगा आपका, ठीक है, जिंकेट बनेगा, ठीक है। जिंक के साथ नो रिएक्शन मत दे देना, NaOH के साथ नो रिएक्शन मैग्नीशियम के लिए है, कैल्शियम के लिए है। क्लियर है यहाँ तक, बेस और एसिड क्या देंगे आपके, अगेन न्यूट्रलाइजेशन, जैसे एसिड और बेस है वैसे बेस और एसिड थे। अच्छा पीएच में एक और चीज ध्यान रखना, वैसे मैं टेबल भी दे दूंगा। पीएच में जितने भी ऑर्गेनिक एसिड जो आपके खास तौर से एनसीईआरटी में, जैसे टोमेटो हो गया, टर्मिनेट हो गया, ग्रेप्स हो गया, पीएच वैल्यू प्लस इनका कलर, ब्लड का हो गया, मिल्क का हो गया, ठीक है, जो भी है, हाँ पीएच वैल्यू याद रखनी है, कलर के साथ याद रखनी है, क्योंकि जो एनसीईआरटी में है इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा एग्जैक्टली पीएच क्या है, कलर क्या है एमसीक्यू के अंदर। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं, ऐसे तो कितने कर लो कम है, मेन जो आपके एनसीईआरटी के अंदर है वो एक आधा फालतू भी कर लो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मान लो आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर आपने ड्रॉप किया उसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर और आपका कलर आ गया, मान लेते हैं स्काई ब्लू आ गया। अब हमें पता है स्काई ब्लू किसका है, 9 है वो, तो 9 का मतलब क्या हो गया, बेसिक, और बेस कैसा है, माइल्ड बेस है, तो हमें ये भी पता चल गया वीक भी है और बेसिक भी है, तो इस टाइप से आपका आएगा, ठीक है ना। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो था ये थर्ड फोर्थ मान के चलो, ये कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था सिवाय इंडिकेटर के अलावा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट ही हमेशा, सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब पीएच इन एवरीडे लाइफ, जिसमें आपने सबसे पहले कौन सा देखा, एसिडिटी वाला। मान लो हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी होती है, एसिडिटी क्यों होती है, स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट है, HCl, और पीएच कितनी है 1.4 1.2, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग खतरनाक चीज है। अब तो मान लेते हैं हमारा स्टमक है, ठीक है, अब इस स्टमक के अंदर 3 चीजें थी, एक तो म्यूकस की लेयर थी, ठीक है, और इसमें एक पेप्सिन था और एक आपके पास HCl था। HCl का काम क्या था, HCl का काम था जर्म्स को किल करना और मीडियम को क्या बनाना है, एसिडिक बनाना, ताकि पेप्सिन अपना काम कर सके। पेप्सिन का काम क्या था, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना, पार्शियली डाइजेस्ट करता है, और ये काम तभी करेगा जब मीडियम क्या होगा, एसिडिक, तो इसने एसिडिक प्रोवाइड कर दिया। अब दिक्कत की बात ये है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए हमारे पास क्या आ गई, म्यूकस की लेयर। म्यूकस की लेयर स्टमक के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से एसिड को रोकती है। अब जब आप ज्यादा खाना खाओगे, ये ऐसा नहीं है जितना एसिड आपके स्टमक में उतने अमाउंट में रहता है, वो डिपेंड करता है आप कितना खाना खा रहे हो। जितना खाना आप खाओगे उसके अकॉर्डिंगली HCl जो है प्रोड्यूस होगा, और जब HCl ज्यादा प्रोड्यूस होगा, आपने ज्यादा ओवर ईटिंग कर ली, ठीक है, तो HCl क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। लेकिन म्यूकस की लाइनिंग तो लिमिटेड है, ये कम ज्यादा नहीं होती, ये क्या है, लिमिटेड है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो लाइनिंग है ये आपकी क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, करोड़ होने लग जाएगी। तो एसिड हल्का हल्का इससे स्टमक से टच होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आप पेट में क्या फील करोगे, जलन फील करोगे, इरिटेशन हो रही है पेट के अंदर, है ना। तो आमतौर पे हम क्या करते हैं, इनो ले लेते हैं, इनो तो सुना ही होगा, इनो ले लेते हैं ना एसिडिटी के लिए, 6 सेकंड में काम हो सकता है। फिर गैसोफास्ट, ठीक है, तुम्हारा गैसोफास्ट हो गया। फिर या फिर डाइजीन आती है, या फिर जेलोसिल आता है, या टैबलेट्स आती हैं, है ना, तो ये लेते हैं। ये सारे क्या है, एंटा एसिड्स हैं, यानी ये सारे बेस होते हैं। जैसे कि अगर आप इनो की बात करते हो तो इनो के अंदर जो मेन चीज जो काम कर रही है वो क्या है आपका, NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये आपका क्या है, एक बेस है, बेसिक सॉल्ट है, बेस नहीं है, बेसिक सॉल्ट है। अभी सॉल्ट पढ़ेंगे, सॉल्ट एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, तो है क्या ये बेसिक सॉल्ट, यानी नेचर कैसा है इसका, बेसिक, स्टमक में प्रोड्यूस हुआ एसिड, लिया क्या हमने बेस, तो ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। सिमिलरली अगर आप जैसे डाइजीन या जेलोसिल लेते हो, जो सिरप आते हैं, उसके अंदर मेन जो प्रेजेंट होता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रेजेंट होता है। क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये माइल्ड बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, तो ये क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। घरेलू नुस्खे में आपका बनाना हो गया, बनाना कंज्यूम कर लिया, आलमंड्स ले लिया, कोल्ड मिल्क, हाँ मैं वही बोल रहा था, कोल्ड मिल्क, गर्म नहीं, कोल्ड मिल्क आपने ले लिया। नहीं क्या आप नींबू पानी ले लेते हो, तो नींबू क्या है, और अंदर क्या है, तो वो चीज सही नहीं होती, तो वो ध्यान रखना है। बेस लेते हैं, और जो उन बेस को हम क्या बोलते हैं, एंटा एसिड बोलते हैं। एसिड आ रहा है, क्लियर है,
कुछ पूछना है उसमें दोबारा एक बार फटाफट से फिर से बताता हूँ। ओवर ईटिंग जब हम करते हैं, ज्यादा खाना खाते हैं तो क्या होगा, ज्यादा HCl प्रोड्यूस होगा, म्यूकस की लाइनिंग लिमिटेड है, एसिड का अमाउंट हो जाएगा ज्यादा, तो म्यूकस की लाइन क्या हो जाएगी, क्रोड होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें स्टमक में क्या फील होती है, इरिटेशन, उसको क्या बोलते हैं, एसिडिटी। काउंटर करने के लिए क्या यूज करेंगे, एंटा एसिड, ऐसे बेस जो एसिड को न्यूट्रलाइज करे, क्या बोलेंगे उनको, एंटा एसिड। दो आपको ध्यान रखना है, इनो एग्जाम्पल में मत लिखना, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस, बाकी घरेलू नुस्खे भी नहीं देने कोई, ठीक है ना, ये दो आपको ध्यान रखना है। फिर बोलो जीरो गैसोफास्ट, तो ये सब मत डालना, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है आपका टूथ डिके, ठीक है। जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो डाइजेशन में हमने पढ़ा था ना, किस में चेंज हो जाता है माउथ में, स्टार्च किस में चेंज होती है, शुगर के अंदर चेंज हो जाती है ना। इसलिए जब हम ज्यादा देर तक च्यू करते हैं किसी भी चीज को तो धीरे धीरे क्या होता है, मीठा मीठा चेंज हो जाता है वो, ठीक है, क्योंकि शुगर उसमें से रिलीज होनी स्टार्ट हो जाती है। अब आपने कोई भी चीज खाई और वो दांतों में फंस गई, रात को ब्रश किया नहीं, सुबह से फटाफट किया, निकल लिए, ऐसे ही आपने निकाल लिए अपना 2-3 हफ्ते, अब क्या होगा, एक तो पास कोई बैठेगा नहीं, ठीक है ना, सबसे पहले तो ये इफेक्ट आएगा। अब जो साइंस के हिसाब से इफेक्ट दिखेगा वो ये है कि जो माउथ के अंदर जो आपके खाने की चीजें रह गई हैं, वो जो थी, वो जो शुगर है वो धीरे धीरे किसमें चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, एसिड में। जो माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसकी वजह से धीरे धीरे एसिड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। और हमारे जो टीथ बने होते हैं, ये बने होते हैं किससे, इनामल से। इनामल का फॉर्मूला क्या है, तो इनामल का कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। मेन जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा है, कैल्शियम फॉस्फेट, जिसका फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है ना भाई। वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट था यार, याद करो उसको। वो वाला जो आयन से मोनोटॉमिक डायटोमिक वाला नहीं था चैप्टर 3 के अंदर, चलिए खैर। तो ये आपका क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट, जो इससे एनामल इससे आपका बना होता है। अब एसिड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया, मीठा खाना मतलब खाना खाया, खाना किसमें, मीठे में चेंज हो गया, शुगर के अंदर, शुगर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ एसिड में चेंज हो गया। अब ब्रश नहीं, कंडीशन ये है कि अभी आप ढंग से ब्रश नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, तो अब क्या होगा, वो एसिड जो है इनामल को धीरे धीरे करोड करना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखोगे टीथ जो है येलो कलर के हो जाते हैं, हल्की सी उस पर लेयर चेटने लग जाती है ना। तो ये सारा क्या हो रहा है, टूथ जो है डिके हो रहा है, सड़ रहा है, इस फिनोमेनन को क्या बोलेंगे, टूथ डिके। और इसमें होता क्या है, हमारी जो माउथ की पीएच होती है, आइडियल पीएच होती है 5.5 से 6.5 या 7 तो न्यूट्रल होगी, 5.5 से ज्यादा हो। अब जब माउथ में एसिड बनना स्टार्ट हो गया तो पीएच क्या होगी, और डिक्रीज हो गई, और जितनी ज्यादा पीएच डिक्रीज होगी, इनामल जो है उतना ज्यादा खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या करें इससे बचने के लिए, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट क्या होता है, बेसिक होता है नेचर के अंदर, तो वो बेसिक है, माउथ में प्रोड्यूस हुआ एसिड, ये आपस में क्या करेंगे, इन्हें खाना नहीं है, दांतों पे रगड़ना है। खाने के क्या फायदा होगा, नहीं हाँ देखो, अगर एसिडिटी है और तुम लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन टूथपेस्ट खाना हार्मफुल होता है क्योंकि उसमें फ्लोराइड प्रेजेंट होता है। फ्लोराइड बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल है, और टूथपेस्ट जब भी कंसीडर लो तो पीछे देख लेना जिसपे फ्लोराइड फ्री हो, फ्लोराइड नहीं होना चाहिए क्योंकि फ्लोराइड बहुत हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए। चलिए खैर, ये कौन मानता है। बट अब ये क्या है कि टूथपेस्ट क्या है, बेसिक है, माउथ में वो एसिड तो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज। तो जो क्वेश्चन आते हैं ना वो यही आता है कि वजह क्या है और इसकी रेमेडी क्या है। तो टूथ डिके की वजह क्या है, माउथ में प्रेजेंट खाना जो कि चेंज हुआ शुगर में हुआ एसिड में, एसिड की वजह से इनामल हुआ करोड, पीएच गई नीचे 5.5 से। क्या यूज किया रेमेडी के तौर पे, टूथपेस्ट। क्यों यूज किया, क्योंकि बेसिक इन नेचर है, आपस में क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। क्लियर है यहाँ तक। सॉइल, तुम बताओ, चलो खेती करनी है हमें, जमीन ले ली हमने, ठीक है ना। अब जमीन जो है बहुत ज्यादा एसिडिक है, तब क्या करें, बेस मिलाओ। क्यों एसिड में नहीं ग्रो कर सकते, अब बेस मिला के ज्यादा बेसिक हो गई तो पहले तो बताओ डालने की जरूरत है। अगर सॉइल एसिडिक है तो कोई दिक्कत है, तो भाई प्लांट्स जो होते हैं ग्रो करते हैं न्यूट्रल रेंज के अंदर, ना ही एसिडिक होनी चाहिए ना ही बेसिक होनी चाहिए। अगर फील्ड आपका एसिडिक है तो उसमें आप बेस डालोगे, बेस जैसे क्या हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जनरली जो यूज करते हैं चूना, व्हाइट कलर का होता है, आप देखोगे फील्ड में पड़ा रहता है। क्यों यूज करते हैं, ताकि वो क्या कर रहे हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। क्योंकि अभी क्या है, सॉइल एसिडिक थी तो हम क्या डालेंगे इसमें, बेस, और बेस के तौर पे नॉर्मली क्या डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना जो आसानी से मिल जाता है वो हम डालते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, न्यूट्रल है, हाँ मैनुअल एसिड, तो सॉइल क्या हो गया, न्यूट्रल है। अब अगर सॉइल बेसिक है तो अब क्या करें, अब इसमें हम डालेंगे आपका यूरिया, आपका इसका फर्टिलाइजर, आपके इसके मैन्यूर, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर। तो सॉइल बेसिक है, ये आपने डाले एसिड, तो क्या हो गया, वो न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। जो फार्मर्स, आपने सुना होगा कि देखा भी होगा, काफी लोग क्रॉपिंग करते रहते हैं, कुछ सालों बाद सॉइल उनकी खराब हो जाती है। वजह क्या है,
वजह यही है क्योंकि उनको पता नहीं है कि क्रॉप जो फार्मिंग करनी है वो किस तरीके से करनी है। मान लो उनकी सॉइल एसिडिक थी, एक टाइप की क्रॉप वो ग्रो कर रहे हैं, उन्होंने टेस्ट कराया नहीं, वो फर्टिलाइजर डाले जा रहे हैं, उनको क्या लग रहा है फर्टिलाइजर डालने से और अच्छी क्रॉप ग्रो होगी। सॉइल पहले से एसिडिक है, आप फर्टिलाइजर डाल रहे हो, यूरिया डाल रहे हो, खर्चा कर रहे हो, आप सोच रहे हो यार हो क्यों नहीं रही, फर्टिलिटी आ क्यों नहीं रही इसके अंदर। और ऐसे दिक्कत क्या हो रही है, सॉइल और ज्यादा एसिडिक होती जा रही है, तो सॉइल खराब हो रही है। अब जो फर्टिलाइजर के अंदर न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन है, ये वो तो प्लांट को मिल रहा है, लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। 4 साल बाद, 5 साल के बाद वो लैंड क्या हो जाएगी आपकी, बैरन हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो अगर एसिडिक है तो क्या डालेंगे, बेस लाइमस्टोन डाल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया आपने, ठीक है। और अगर बेसिक है तो क्या डालेंगे, एसिड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स एंड यूरिया वगैरह आपका। क्लियर है ये चीज। बेस्ट किस में ग्रो करते हैं, न्यूट्रल के अंदर ग्रो करते हैं। एक आपका 250K वाला है, एक आपका सॉइल वाला है, फिर एक्वेटिक की पीएच बस ध्यान रखना, और एक आपके जो अपस्टिंग वाला था, अनस्टिंग, बीस्टिंग और वास्प। एवरीडे लाइफ में बस इतना ही क्वेश्चन है, और ये सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आपके ज्यादातर मिलेंगे। अब इसके बाद रह जाएंगे बस सॉल्ट, वो हम कल करते हैं स्टार्ट, ठीक है। आज के लिए बाय।